Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 6 of the fundamental unit of life. कल हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन देखे थे. हमने उसमें एक चीज और पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम को. जो क्रोमोसोम होते हैं ये रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कब बनते हैं, सेल डिवीजन से बनते हैं. एंड किससे बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंसेशन से. दीज आर रोड लाइक स्ट्रक्चर formed by condensation of chromatin fibers during cell division. ये बने किसके हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं डीएनए के एंड प्रोटीन के. दे आर फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. डीएनए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. ठीक है, डीएनए कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. ठीक है, एंड जो डीएनए होता है ये बना हुआ होता है जीन से. इट इज अ मटेरियल ऑफ जीन्स. ठीक है, अब जो ये जीन्स होते हैं यही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कोड करते हैं. कि एक जीन स्किन कलर को कोड करता है, कोई जीन आई कलर को कोड करता है, कोई जीन हेयर कलर को कोड करता है. तो ये जीन्स क्या करते हैं, ये कैरेक्टर्स या इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं. ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कब बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर की कंडेंसेशन से जब सेल डिवीजन शुरू होती है. किसके बने होते हैं, डीएनए के एंड प्रोटीन के. एंड जो डीएनए है वो क्या होता है, जीन्स का बना हुआ होता है एंड क्या करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है. अब जो क्रोमोसोम है ये दो टाइप के होते हैं, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. ठीक है, डिप्लॉइड वो क्रोमोसोम होते हैं जो पेयर्ड कंडीशन में होते हैं. मतलब क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं. पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डिप्लॉइड क्रोमोसोम. उनको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं. अब जो दो क्रोमोसोम पेयर हुए हैं ये अलग अलग टाइप के नहीं होते, ये सेम टाइप के होते हैं. मतलब दो ईच टाइप के क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है एंड क्या बनते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनते हैं, ईच काइंड. ठीक है, अब हैप्लॉइड क्या हुए, ये अनपेयर्ड कंडीशन है कि जब ये ईच काइंड के क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम बन जाते हैं. डिप्लॉइड को हम 2n से डिनोट करते हैं एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड को हम n से डिनोट करते हैं. ठीक है, द सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं. जैसे हम हैं, हमारी बॉडी डिप्लॉइड क्रोमोसोम को प्रोसेस करती है, लेकिन हमारी बॉडी के सेल्स से जो गैमेट्स बनते हैं दैट इज स्पर्म एंड एग वो क्या करते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को कैरी करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल द क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन
बॉडी एंड यहाँ पे क्या आ गए, क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड क्रोमोसोम को बियर करते हैं उनको कहते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, एंड जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बियर करते हैं उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम 2 आर्म्स का बना हुआ होता है जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिड। अब 2 आर्म है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होंगी। किससे जुड़ी होती हैं? सेंट्रोमियर से, जॉइंट टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। ये एक सिंगल आर्म होती है। इसी के साथ एक और आर्म आके जुड़ जाए, और किससे जुड़ जाए? सेंट्रोमियर से, एंड ये क्या हो गई? क्रोमेटिड। ठीक है, कि एक क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ गई। किससे जुड़ गई? सेंट्रोमियर से जुड़ गई। तो ये हो गया हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एंड इसी के साथ हमारा न्यूक्लियस फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म आपको बताया था मैंने, ये फ्लूइड होता है किसके बीच में? दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट कंटेन्स, जो क्या कंटेन करता है? साइटोसोल को, सेल ऑर्गेनल्स को, एंड सेल इंक्लूजन्स को। ठीक है, अब जो साइटोसोल है, अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो बना होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 90% वाटर, 90% पानी का बना होता है, एंड 10% ऑफ शुगर, अमीनो एसिड्स। ये प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होती है, मिनरल्स, आयंस, एंजाइम्स एटसेट्रा। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? साइटोसोल बनाते हैं। अब इसके अंदर 90% वाटर है, तो इसका मतलब जो साइटोसोल है वो क्या है? फ्लूइड पार्ट है। इट इज फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल इंक्लूजन क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन कुछ नॉन लिविंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, जो क्या करती हैं? पिगमेंट्स को स्टोर करती हैं, या फिर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम ये करती हैं। दिस आर नॉन लिविंग bodies that store pigment, nutrient या कुछ वेस्ट
एटसेट्रा। ये होती है हमारी सेल इंक्लूजन। अब मूव करते हैं किस पे, सेल ऑर्गेनल्स पे। अब सेल ऑर्गेनल्स पे मूव करने से पहले एक बार फंक्शंस की बात कर लेते हैं साइटोसोल्स की। फंक्शन ऑफ साइटोसोल। अब साइटोसोल क्या काम करता है? जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है पूरे सेल के अंदर वो किसके थ्रू हो रहा होगा? साइटोसोल के थ्रू हो रहा होगा। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मैंने बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं जिसमें चीजें बनती हैं एंड टूटती हैं। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कहाँ होती है? साइटोसोल के अंदर होती है। इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंड दूसरा क्या बताया मैंने? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ various substances like nutrients, enzymes, etc. नेक्स्ट, आप ये बहुत सारी चीजों को स्टोर भी करता है, मतलब एक स्टोर हाउस की तरह भी क्या करता है? एक्ट करता है। It acts as storehouse for various substances or raw materials required for cytoplasm and nucleus, sorry, cell organelles and nucleus. अब जो सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज है उसमें भी कौन हेल्प कर रहा होगा? साइटोसोल ही हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, कि सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है उसी को तो हम साइटोसोल कह रहे हैं। तो एक्सचेंज भी कौन कर रहा होगा? साइटोसोल ही कर रहा होगा। एंड इनफैक्ट दो सेल ऑर्गेनल्स के बीच में भी जो एक्सचेंज है उसमें भी कौन हेल्प करता है? साइटोसोल हेल्प करता है। तो हम लिख सकते हैं इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। बताए थे मैंने आपको कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। जैसे हमारा ईआर आ जाता है, हमारा वैक्यूल आ जाता है, प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सभी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। एंड राइबोसोम है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो पहले हम शुरू करते हैं ईआर को, कि ईआर क्या होता है एंड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ईआर जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये क्या होता है? एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ऑफ, किसका एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। अब वेसाइकल्स क्या होते हैं? वेसाइकल्स स्फेरिकल शेप की बॉडीज होती हैं एंड
ये जो होती हैं ये ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन्हीं ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से मिलके क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं एंड बहुत सारी ट्यूब्यूल एंड बहुत सारी वेसिकल जुड़ के क्या बनाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करती हैं। अब जो ईआर होता है इसकी मेम्ब्रेन भी लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, ऐसे ईआर की मेम्ब्रेन भी क्या होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर इज formed of lipid and protein, ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेसिक डिफरेंस की बात करें कि रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये अपने ऊपर राइबोसोम को बियर करता है, ठीक है, एंड स्मूथ के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। अब मैंने आपको कल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने न्यूक्लियस के बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, वो क्या थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। अब राइबोसोम आने की वजह से इसको रफ क्यों बोला गया, क्योंकि जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ईआर के ऊपर तो उसका सरफेस रफ दिखता है, ग्रैनुलस दिखता है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या आता है इन दोनों के बीच में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं एंड स्मूथ पे राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं रफ और स्मूथ में, it have ribosome attached on its surface and इसमें क्या आएगा, it do not have ribosome attached on its surface। नेक्स्ट, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डीप मिलता है साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ है वो आउटसाइड मिलेगा, पेरिफेरी के टुवर्ड्स मिलता है। रफ कहाँ मिलता है, ये साइटोप्लाज्म में डीप इनसाइड, मतलब सराउंडिंग द न्यूक्लियस मिलता है, एंड वो कहाँ मिलता है, पेरिफेरी पे मिलता है। इट इज फाउंड डीप इनसाइड cytoplasm and it is found near the periphery। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। जो RER है ये मेनली प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, मेनली फॉर्म्स प्रोटीन। एंड SER की बात करते हैं तो ये लिपिड बनाता है, इट फॉर्म्स इट मेनली फॉर्म्स लिपिड। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाता है तो ये अपने ल्यूमन में उनको पास करवाता है, देन उनको ट्रांसफर करता है। ल्यूमन का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको अभी ट्यूब्यूल्स बना के दिखाए थे, ठीक है, ये जो कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन, ठीक है। द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड पास इनटू ल्यूमन, एंड यहाँ पे ल्यूमन में पास नहीं होते, वो डायरेक्ट चले जाते हैं। द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड डू नॉट पास ल्यूमन, कि ल्यूमन को वो पास नहीं करते, वो डायरेक्ट चले जाते, लेकिन इसमें ल्यूमन को पास करके जाते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं फंक्शंस की। ER सपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, इट सपोर्ट द सेल। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ER न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, इसका मतलब अगर न्यूक्लियस को कुछ भी साइटोप्लाज्म में देना होगा तो वो किससे पास होके जाएगा, RER से पास होके जाएगा। इसका मतलब भी क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है मटेरियल का बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है मटेरियल का एक पार्ट के सेल से दूसरे पार्ट तक। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम one part of cell to other। नेक्स्ट, जो लीवर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, चीजों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। कि मान लो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में चला गया है तो लीवर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी दूसरे ऑर्गन का नहीं, सिर्फ लीवर का क्या करता है, चीजों को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग द सब्सटेंसेस। तो ये हमारे फंक्शन हो गए किसके, ER के। अब एक टर्म होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, सेल का अपनी मेम्ब्रेन खुद से बना लेना। कि अगर मान लो कहीं से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट गई है तो सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोबारा बना लेता है। कैसे बनाता है, मैंने भी बताया, ER में लिपिड बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, उन्हीं लिपिड एंड प्रोटीन को सेल यूज करता है, अपनी मेम्ब्रेन को खुद से बना लेता है। द बिल्डिंग ऑफ, हम कह सकते हैं फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सेल itself is called membrane biogenesis। तो ये हो गया हमारा ER। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनल्स को हम कल पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।